विधेयक पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई साजिशों का भंडाफोड़ आज अदालत में हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सत्यमेव जयते कहा है। प्रियंका गांधी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुनते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान को सुनिए। मैम, जो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है। और सत्य तो सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी इस दो शब्दों को बार बार, आदर्श वाक्य है, आप जानते हैं, यह हिंदुस्तान का सत्यमेव जयते, और इसे बार बार कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। और दोहराए भी क्यों नहीं, क्योंकि सचमुच कांग्रेस की यहां जीत हुई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम कई नेताओं को जो इसमें फंसाने की कोशिश हुई थी, और खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितना परेशान किया था, वहां से जीत तो हुई है। तो सरकार इस मामले को खींच रही है, यह आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए। वहीं पवन खेड़ा ने और विस्तार से बताया है कि कैसे नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन ही नहीं सकता, फिर भी बीजेपी ने ईडी, आईटी सबको दबाव में रखा है, सबको अपने प्रेशर में, और लगातार भेज कर लगातार सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश हुई। सुनिए। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं, इनको जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो यह आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही। तो सुन रहे थे आप पवन खेड़ा को कि ये राहत आपको, हमको, पूरे देश को मिली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी और आरएसएस या मोदी और शाह क्या चीज हैं।
आज कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीति करने की दुर्भावना से रची ये साजिश को नाकाम किया है। ये वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सत्य की जीत निश्चित है, ये बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस साल अप्रैल में भी ईडी ने जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे, तब भी कांग्रेस ने बता दिया था कि हम मोदी और अमित शाह से नहीं डरेंगे। 2022 में तो सोनिया गांधी से 3 दिन और राहुल गांधी से 5 दिनों तक ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। जैसा पवन खेड़ा ने बताया कि पिछले 12 12.5 सालों से बीजेपी इसी दुष्प्रचार में लगी है कि किसी तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रही। इधर अपनी सत्ता में मनमाने फैसले लेने की बीजेपी की आदत भी नहीं जा रही है। अब मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 यानी VBG रामजी विधेयक लाने की तैयारी है। आज लोकसभा में इसे पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम इसे यहां पेश नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम इसको पास नहीं करने देंगे, किसी की सनक से काम नहीं होगा। यहां पर आप सबकी यहां सनक दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष के लिए कह रही थी प्रियंका गांधी। आइए जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका, उनकी जुबानी। सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। तो कोई भी विधेयक किसी के सनक, किसी के पूर्वाग्रह से नहीं पेश किया जाना चाहिए, यह बात यहां कह रही है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है कि इसका पुरजोर विरोध होगा। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि यहां साफ साफ कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है। पहली बात क्या, तो महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। ये 2 चीजें जिससे नरेंद्र मोदी को सख्त नफरत है, पक्की नफरत है। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, यह रोजगार का अधिकार। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। वो जो सामान लाएंगे उसका 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट यहां रख रहे हैं राहुल गांधी। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। अब नरेंद्र मोदी का उनकी जो नई योजना है, ये जो नया कानून लेके आ रहे हैं, पहला कि बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, लेकिन राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और तीसरा, बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यहां साल भर काम की बात थी, यहां 2 महीने तक काम किसी को नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीजेपी तो अपने बचाव में तर्क दे रही है कि 2047 के विकसित भारत के उद्देश्य के अनुकूल यह विधेयक है, लेकिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले इस फैसले से न विपक्ष सहमत है और न ही मोदी के सहयोगी। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने कहा है कि नए विधेयक में जो नया फंडिंग पैटर्न है वो राज्य सरकार पर साफ तौर पर बोझ डालेगा। यह बहुत चिंता की बात है।
खासकर आंध्र प्रदेश जैसे नकदी की कमी वाले राज्य के लिए। यह बात कहना है टीडीपी का। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वक्त पर भी टीडीपी मोदी सरकार से नाराज हुई थी और तब मजबूरन विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा था। अब भी टीडीपी की मांग है कि इस विधेयक को संसद की समिति के पास, स्थायी समिति के पास भेजा जाए। चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी से बार बार नाराजगी या विरोध दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अंदर चिंगारी सुलग रही है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार भी अब मोदी के लिए मुसीबत बन रहे हैं दोस्तों। उनकी हरकतें समझ से परे हैं कि बढ़ती उम्र में वो अजीबो गरीब काम कर रहे हैं या फिर सीएम पद का अहंकार उन्हें इतना चढ़ गया है कि किसी के लिए भी सम्मान नहीं रहा। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर कल की है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं, यहां नीतीश कुमार की तस्वीर है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार चुने गए मुख्यमंत्री, ओथ लिया 10वीं बार बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र जो है, उनको डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय सोमवार को नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब ही खींच लिया। ये देखिए, याद कीजिए इससे पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को गले में माला पहना दी थी। इस तरह की अभद्रता अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ लिखा है इस मसले पर। क्या लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनका सम्मान करने के कारण एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या इस बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का? यह तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। यह बात यहां साफ साफ कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। तो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद में मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विरोध में एक्यूआई के नारे मैसी के सामने, द ग्रेट फुटबॉलर मैसी के सामने लगाए जा रहे हैं, विदेशी मेहमानों के सामने लग रहे हैं। ये सारे लक्षण सरकार की सेहत और बीजेपी के भविष्य के लिए सही नहीं है दोस्तों। आइए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं क्योंकि मीडिया उनके साथ है। आज भी देखिए सुबह से चर्चा और खूब चर्चा यह होनी चाहिए कि ईडी की फजीहत हो गई, बीजेपी की फजीहत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी की फजीहत हो गई, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? अभी तो खेल बाकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी भी इस केस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बातें हो रही हैं। ये मीडिया है जिस मीडिया पर जाकर कांग्रेस के लोग अभी बैठे हुए हैं और वहां के डिबेट्स में भाग ले रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये संसद की तस्वीर है जहां से बापू को हटाने की कोशिश हो रही है। जहां जहां महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं वहां से हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी तैयार होने लगी है। एनडीए के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत और इस मुसीबत में कोर्ट और संसद से दोहरा झटका कैसे लगा है सरकार को, मोदी को, आइए बीजेपी को, एनडीए को, इन सब की तस्वीर थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच आपको ले चलते हैं। देखिए 4-5 हमारे वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी, शकील जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी, सबसे पहले आपके पास तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज आप संसद में, जब संसद की कार्यवाही शुरू हो रही थी, उसी वक्त यह खबर आ गई कि इधर ईडी को और मोदी को डबल झटका राउज एवेन्यू कोर्ट ने। उम्मीद नहीं की जाती है शकील जी कि जो लोअर कोर्ट है वहां से कुछ आज की तारीख में जिस ढंग से फैसले आते हैं उसमें कोई फैसला विपक्ष के साथ, विपक्ष की तरफ और विपक्ष के फायदे के हिसाब से आ जाए। और ये एक तरफ ये खबर आ रही थी, दूसरी तरफ संसद में जो चल रहा था वो आपने देखा। पहले इस पर प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहता हूं कि इसको किस रूप से आप देखते हैं। हम लोगों ने इस केस को लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी
से हमने अभी पिछले 10 दिन पहले जो पॉडकास्ट किया था उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। थोड़ी देर बाद उस पॉडकास्ट के उस पार्ट को भी हम लेके आएंगे और उस समय उन्होंने कह दिया था इस केस को लेकर क्या कुछ, वो भी हम देखेंगे। लेकिन संसद के अंदर क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? आज का दिन जो है कांग्रेस ने न्याय की जीत के रूप में, सत्य की जीत के रूप में और इस याद के साथ मनाया कि अभी परसों रविवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत इससे की थी, सत्यमेव जयते, और सत्य जो है आज जीत गया। ये फैसला जो है राजीव जी बहुत बड़ा फैसला है। जानकार लोग, कांग्रेस और हम जैसे कुछ पत्रकार शुरू से कह रहे थे कि इस केस में कुछ नहीं है। उन दिनों जब पूरा मीडिया जो है कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2015 में बेल लेना पड़ी थी, तो भरे पड़े हुए थे अखबार और टीवी। वो आज हमारा बड़ा चला, उस वक्त हमने लिखा था कि इस केस में कुछ नहीं है, बड़ा लेख था हमारा उस वक्त और कई जगह वो कोट हुआ था। देखिए आज का फैसला ये बताता है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने जो कहा कि आज के टाइम में ये किसी को उम्मीद नहीं थी, सही बात है, लेकिन न्याय जो है या भारत में जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो जिंदा हैं। डरी दबी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कई लोग उस ताकत को, उस चीज को संभाले हुए हैं, उठाए हुए हैं। और इस केस में तो शुरू से कुछ था ही नहीं। दोनों कंपनियां कांग्रेस की, कहीं से भी एक पैसा ना लिया गया ना दिया गया। जो अचल संपत्ति है उसका कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम इसका संज्ञान ही नहीं लेंगे। इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, सजा वगैरह की बात तो दूर, कोई गवाही नहीं। उसने कहा ये संज्ञान लेने के काबिल ही नहीं है। तो ये जो है बहुत बड़ा फैसला है। 2014 से पहले जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तभी सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको उठाया था और बीजेपी ने आते ही, मोदी जी ने आते ही इसमें गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी थी सोनिया और राहुल की और बाकी कांग्रेसी नेताओं की। तो यही दिसंबर का महीना था, जहां तक हमें याद आता है यही तारीखें थी, बिल्कुल 19 तारीख थी शायद, 19 दिसंबर। तब सोनिया और राहुल ने कोर्ट से बेल ली थी अपनी। और उसके बाद आज तक 10 साल होने वाले हैं, 1-2 दिन में हो जाएंगे। लगातार गोदी मीडिया कहता रहा, बीजेपी कहती रही, मोदी कहती रही कि ये तो बेल वाले लोग हैं, ये तो जमानत पे छूटे हुए लोग हैं, ये तो जमानत पे बाहर है, ये तो अंदर जाएंगे। और आज मालूम पड़ा कि उस केस में कोई जान ही नहीं थी, कोई दम ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। तो आज कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए ही नहीं सबके लिए एक अच्छा दिन है कि न्याय सबसे बड़ी चीज होती है और लोगों की उम्मीद का आखिरी चिराग न्याय होता है। तो उन्हें न्याय मिला। दूसरी बात, आज जो है प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बहुत बड़ी बात कही। बिना नाम लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे जो अटैक किया, आप जो बता रहे थे, लास्ट वर्ड थे उनके, प्रियंका गांधी के, कि कोई भी विधेयक निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। ये निजी महत्वाकांक्षा है, ये सनक है आपकी, ये आपके पूर्वाग्रह हैं गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जी। और कांग्रेस ने अभी व्हिप जारी कर दिया है अगले 3 दिन के लिए। बिल पेश हो चुका है लोकसभा में आज, और कई बिल हैं। बीमा विधेयक है और ये पुराने कानून हटाने का एक बिल था, शिक्षा बिल जो था वो तो जेपीसी को पहुंचा दिया गया है। तो ये 3 दिन बहुत हैवी रहने वाले हैं और कांग्रेस जो है इसमें व्हिप जारी करके उसने बताया है कि वो लड़ेगी, वो इतनी आसानी से इन बिलों को पास नहीं होने देगी, खास तौर से मनरेगा के बिल को। एक और बात, अभी आप जिक्र कर रहे थे गोदी मीडिया का, गोदी मीडिया ने किस तरह दिखाया, क्या करा। आज भी कांग्रेस विरोध कर रही है मनरेगा का नाम हटाने का। तो टीवी चला रहा है, गोदी मीडिया चला रहा है,
कि कांग्रेस विरोध कर रही है जी राम जी का। वो जी राम जी का विरोध नहीं कर रही, किसी नाम का विरोध नहीं कर रही। आप अटल जी के नाम पे रखते तब भी वो इतना ही विरोध करती, आप बलराज भदौक के नाम पे रखते तब भी इतना ही विरोध करती। वो विरोध कर रही है कि गांधी जी का नाम क्यों हटा दिया। आज की एक घटना बताते हैं आपको, गांधी जी को किस तरह ये खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आज बहुत ग्रुप आए हुए थे बच्चों के, हमेशा आते रहते हैं, और वो एक दीवार के सहारे जो पुरानी बिल्डिंग है उसके सहारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे अपना। बहुत बड़ा ग्रुप था बच्चों का, उनके टीचर थे। हमें देख के बहुत आश्चर्य हुआ, ये गांधी जी की प्रतिमा के साथ ये सारे फोटो होते थे। तो हम देखने गए, कोई बच्चों के इतने ग्रुप है, कोई गांधी जी की प्रतिमा पे गया हो या कोई गया हो, तो वहां जाके हमने फोटो खींचा। आज उसी वक्त 2 फोटो खींचे, एक उन बच्चों का दीवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए, कोई बैकग्राउंड नहीं, ऐसे ही सामान्य फोटो विचारों का, और दूसरा पीछे जाके गांधी जी की प्रतिमा को देखा, वैसे ही अकेले निर्वासन में गांधी जी, कोई नहीं जाता है वहां पे। तो गांधी जी की हत्या तो 1948 में की थी, लेकिन वो उनको रोज धीरे धीरे करके मार रहे हैं। आज एक बड़ी चर्चा थी, और सही चर्चा थी, कि अब नोट के ऊपर से, जिस टाइम नोटबंदी करी थी तब ये चर्चा थी कि गांधी जी का नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब ये जो है करेंसी के ऊपर से भी गांधी जी का नाम हटाएंगे, ये हर तरह से गांधी जी का नाम हटाएंगे, और हो सकता है खुद गांधी जी का नाम ही बदल दें, कहीं आज से गांधी के नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, इनका हम ये नाम रख रहे हैं, इनका ये नाम लो। जी राजीव जी। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां कह रहे हैं। गांधी की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले जरा उस केस पे आता हूं, फिर हम जी राम जी पे भी जाएंगे, एक एक कर बात करते हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, और लेकिन पहले चूंकि इस केस मतलब मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में जो आज जीत मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत है। वो जो केस ही नहीं था उसमें ईडी ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। जरा पहले समझ लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी से। आप लोगों में से कई दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा उस पॉडकास्ट को, कई लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा हिस्सा प्रशांत जी ने उसको काटकर सोशल मीडिया पे डाला है, लेकिन उसी हिस्से को यहां रखना चाहता हूं। जरा देखिए ये केस है क्या और कैसे कमजोर है, और कितने आश्वस्त थे अभिषेक मनु सिंघवी कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला। फिर आता हूं प्रशांत जी आपके पास, देखिए जरा। राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष मेरी जो मुख्य दलील थी वो ये थी कि ये एक अजीबोगरीब, मैं बड़े सरल रूप से बता रहा हूँ, आपको बड़ा रोचक रहेगा आपके श्रोताओं और दर्शकों के लिए। ये बड़ा अजीबोगरीब केस है। एक तो अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि इसमें कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, रुपया नहीं मूव किया, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। क्योंकि बिना स्थानांतरण के और कन्वर्जन के मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि खून करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। खून द्वारा रुपये का स्थानांतरण करना या कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है जी। तो ये तो एक बात थी। दूसरा, मैंने कहा कि इसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम है। जिसको खून कहते हैं आप, उसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं, या किडनैप करना या फरोती करना, और जो कन्वर्जन कहते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस होता है। तो एक प्रेडिकेट ऑफेंस हर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के नींव पे होना आवश्यक है, ये कानून है। बिना बॉडी के पूंछ नहीं हिल सकती अपने आप। मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से पूंछ है, यद्यपि है ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन तो इस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो एजेंसी है वो किसी भी कंप्लेंट बाय ऑफिसर इन चार्ज, ये शब्द है, के आधार पे हो सकती है। अब यहाँ रोचक बात यह कि यहाँ पर कोई कंप्लेंट ही नहीं थी, क्योंकि एक ही प्राइवेट ये केस जो शुरू हुआ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जून में, जुलाई में, वो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शुरू हुआ था। जी। वो प्राइवेट कंप्लेंट थी, और खुद प्राइवेट कंप्लेंट करके कुछ महीनों बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट जाके अपनी खुद की प्राइवेट कंप्लेंट तकनीकी ग्राउंड पे स्टे करवा दी, जो चल रही थी मजिस्ट्रेट कोर्ट जी। लेकिन सरकारी ऑफिसर इन चार्ज द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं थी। उस सुब्रमण्यम स्वामी कंप्लेंट को 2 साल बाद उठाया सरकार ने, और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया। आप समझ रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने तो चीटिंग की कंप्लेंट लगाई थी, वो चल रही थी, उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस 2-2.5 साल बाद सरकार ने बनाया। लेकिन ये भूल गए कि प्रेडिकेट ऑफेंस एक ही था, सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट कंप्लेंट। लेकिन सेक्शन कहता है ऑफिसर इन चार्ज, यानी कोई ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट कोई थी नहीं। तो जब मैंने ये बहस खत्म की, और वो जजमेंट आज तक रिजर्व है, वो मेरा मानना है कि बड़ा प्रभावशाली माना गया था उस वक्त कानून पे, तो कुछ हद तक उसको कवर करने के लिए इन्होंने एक सरकारी एफआईआर आज 4 महीने बाद की है। क्योंकि प्राइवेट एफआईआर थी, प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की,
तो ये जो अब आप सुन रहे हैं बार बार कहानी एफआईआर की, ये एफआईआर कुछ नहीं है, वही ऑफेंस है, वही चीज है। एक और रिलेटेड ट्रांजैक्शन लेके किसी प्राइवेट कंपनी ने कुछ डोनेशन दिया था 50 लाख या 1 करोड़ का, मैं नाम बोल रहा हूं, कलकत्ता की कोई कंपनी थी। उसके आधार पर सरकार ने एक एफआईआर अभी 4 महीने बाद फाइल की है, जिससे कि अगर बाई चांस वो जज उसको मेरे दलील को स्वीकार करके वो खारिज कर देता है, तो ये अब सरकारी एफआईआर वो लूप होल को प्लग करे। और उसी एफआईआर के चक्कर में ये सब बाकी तहकीकात आप कर रहे हैं, डीकेएस को भी थोड़ा नोटिस दे रहे हैं वगैरह जी। नहीं तो आप ये बताइए, अब इसी मजाकिया सुनिए, कितने घंटे किया था इंटेरोगेशन राहुल गांधी का? 56 घंटे। 56 घंटे। कितने घंटे किया था वृद्ध महिला जो हैं सोनिया गांधी जी? 8 घंटे। 8 घंटे। और सबको किया था, खरगे जी भी गए, सब गए। उस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं थी ऑफिशियल। जब इतने घंटे आपने कर लिया तो अब आप क्यों भेज रहे हैं डीके शिव कुमार को? इतने घंटों में आपको मालूम नहीं पड़ा कि डीके शिव कुमार ने क्या किया था या वो कलकत्ता वाली पार्टी ने क्या किया था? ये एक्चुअली कवर अप का अटेम्प्ट है कि जो उनसे भूल हो गई, लैकुना निकला है, उसका क्या व्यू रहता है कोर्ट हम नहीं जानते, लेकिन संदेह है कि अगर ये व्यू दूसरा हुआ तो हमारे पास एक और प्राइवेट सरकारी कंप्लेंट है। मतलब आपका कहने का कि अगर ये कंप्लेंट नहीं होती तो मुकदमा खड़ा नहीं होता। नहीं, अब मैं, वो तो दलील है मेरी, मैं नहीं कहता मैं जीतूंगा या हारूंगा, उसको मेरी दलील को निरस्त भी किया जा सकता है, लेकिन संभावना तो है ना जीतने की। तो उस समय इन्होंने बता दिया था कि संभावना, दलील है मेरी, संभावना तो है ना जीतने की, और आज ये जीत गए। प्रशांत जी, सब कुछ यहां क्लियर समझा दिया है और 4 महीने बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक एक एफआईआर नहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, और सोनिया गांधी राहुल गांधी को इंट्रोगेट कर दिए 55 घंटे 56 घंटे राहुल गांधी को, 8-9 घंटे सोनिया गांधी को। कायदे से तो ईडी के खिलाफ सोनिया गांधी राहुल गांधी को कोर्ट जाना चाहिए। खैर, ये तो अभिषेक मनु सिंघवी उनको सलाह देंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मगर यहां पर इसको कैसे देखा जाए जब अदालती प्रक्रिया की बात आती है और इस ढंग से अगर आप लोगों को, और ये सियासी बदले की भावना है, सियासत में जो बदले की भावना वो साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव सामने है तो 2022 में आप उस समय से इसको करना शुरू कीजिए। और एक दूसरी चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए उसको भी जोड़ देना चाह रहा हूं कि कैसे कांग्रेस को यहां 51 फाइलें लेके चली गई सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू की फाइलें, चिट्ठियां अपने घर पे मांगी जा रही हैं और वो लौटा नहीं रही हैं। ये जो 3 मूर्ति भवन को जो म्यूजियम बनाया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उस पे संबित पात्रा के ही सवाल के जवाब में संसद में यह बता दिया गया कि सोनिया गांधी कुछ भी लेके नहीं गई थी, जवाहरलाल नेहरू की जितनी मूल प्रति थी सब वही है। और मीडिया बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, मैं इसलिए मीडिया की बात कर रहा था, और बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश राहुल गांधी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो होती रही है, उसमें ये सब कुछ, क्योंकि ये मैं अपने शुरुआती उसमें लेना भूल गया था, इसलिए मैं यहां रख दिया कि जवाहरलाल नेहरू की जो मूल चिट्ठियां प्रतियां ये सब हैं, इस पे भी सोनिया गांधी पे ये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बहुत गंभीर और बहुत ही बेहूदगी कह सकते हैं शब्द, सॉरी टू से, वो इस ढंग से वहां एस्टैब्लिश करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामने है, देर है अंधेर नहीं। प्रशांत जी। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सब कुछ साफ कर दिया कि केस कितना ये खोखला था, लचीला था। और हम ये भी जानते हैं राजीव जी कि इस केस का जो पहला अफसर था जिसने फाइल क्लोज की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, ईडी में, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं जो राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने को। विशाल गोगने के सामने ये केस था और उनके सामने 2 चीजें बहुत साफ थी कि केस में मेरिट नहीं है, लेकिन केस का पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज्यादा है। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकार का सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये पॉलिटिकल केस है और वो स्पेशल जज विशाल गोगने ने कानून के साथ खड़े होकर वो हिम्मत दिखाई
जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज नहीं दिखा पा रहे। ये मिसाल खड़ी करी है उन्होंने, और इससे तमाम लोगों को जो कानून के पक्षधर हैं, जो संविधान के पक्षधर हैं और अदालतों में बैठे हैं और डर रहे हैं, उनके सामने एक मिसाल है विशाल गोगने कि एक इतना, अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तुलना करें तो वो बहुत छोटे जज हैं जी। एक लोकल कोर्ट में स्पेशल जज हैं वो, लेकिन उन्होंने भी इतनी हिम्मत दिखाई, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी बात की देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल केस है, उसकी लीगल मेरिट क्या डिस्कस करें। पॉलिटिकल केस ये कि देखिए उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया, कामयाब नहीं हुए। दुनिया भर की साजिशें की, कामयाब नहीं हुए। ये आखिरी बड़ी साजिश थी जिसमें कि धाराशायी हो गए। अब मोदी अमित शाह के पास गांधी परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी से, विपक्ष से कभी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाए, एक बार भी नहीं लड़ पाए। हमेशा वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मीडिया के पीछे छिप के लड़ाई करते हैं। उनको इन सब ईडी, सीबीआई, मीडिया का 9 मन तेल चाहिए होता है, तब वो परफॉर्म करते हैं। अब उसमें बड़ी एक जो मुश्किल ये आ गई कि अब ये परसेप्शन इतना खराब जाएगा इस सरकार का, ईडी का, कि इस तमाम सारे केसेस में जो आम जनता कई बार मीडिया की खबरों को सही मान लेती है, वो भी सवाल खड़े करेगी कि ये केस जो है ये बनावटी केसेस है सारे। कितना दुष्प्रचार किया गया नेशनल हेराल्ड को केस को लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर अपने लिए बंगला फिक्स कर लिया, राज्यसभा फिक्स कर ली। फिर उनको, वो वित्त मंत्री बनना चाहते थे, वित्त मंत्री नहीं बन पाए, तो उन्होंने अपने ही मामला स्टे करवा दिया हाई कोर्ट में जाके, जो अभी अभिषेक मनु सिंह बता दे। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल मतलब है वो यही है कि अब, और इस दौरान देखिए, आप देखिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दबाव में नहीं आए, अपनी राजनीति वो करते रहे। और अब इसके बाद आप देखिएगा कि राजनीति, जैसे जो अभी शकील जी ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो उल्टी गिनती जो है यहाँ से वाकई शुरू होती है कि अब विपक्ष के पास, इनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। और तब से, जब से इन्होंने केस किया था ईडी में, और तब से अब में राहुल गांधी में बहुत परिवर्तन आ गया है। कांग्रेस पार्टी का कद भी बड़ा हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो आगे की रास्ता बड़ा मुश्किल है मोदी जी का। जी बिल्कुल, आगे का रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है मोदी जी का। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम पे? पहले ईडी वाले मामले में बात करते हैं, फिर आएंगे जी राम जी पे भी बात करेंगे, और बहुत कुछ है। आज सब्जेक्ट तो आजकल इतने हैं कि किस पे चर्चा करें, किस पे ना करें। डॉक्टर साहब अख्तर बस्तवी का एक शेर है, आसान नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना, आसान नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना, दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। ये 2014 के बाद जो दुनिया बनी है, जिसका सृजन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसे जहांगीर का दरबार नहीं समझना चाहिए। इसलिए यहां पर इंसाफ की उम्मीद को लेकर जो चिंता आपने अपने शुरुआती कमेंट में कही थी कि अदालतों से भरोसा उठ रहा था, इस एक फैसले से इंसाफ की कुछ उम्मीद जागी है। प्रशांत जी ने ठीक कहा, उन जज साहब को सैल्यूट करना चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी कायम है, जिन्होंने ये बता दिया कि इंसाफ करते समय उन्होंने सत्ता की तरफ नहीं देखा, जो कानूनी प्रावधान थे, जो साक्ष्य थे, उसे देखकर फैसला सुना। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार पिछले कई दिन बहुत भारी पड़े। संसद में उसने जो भी मुद्दे उठाए, चाहे वो वंदे मातरम का हो या और दूसरे मुद्दे, वे सब उस पर उल्टे पड़ गए। यही इस मामले में हुआ। पूरा देश 10-12 साल से देख रहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत हो चुके मोतीलाल वोरा
कई लोगों पर मुकदमा जो दर्ज था, घंटों घंटों की पूछताछ पड़ताल के बावजूद 0 सन्नाटा। पर आज अदालत ने उसे बहस के लायक भी नहीं समझा। अदालत ने कहा इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती, ये सुनने लायक ही केस नहीं। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा शूटर के रूप में काम करने पर तमाचा है। सरकार को आज ये सबक ले लेना चाहिए कि जितनी एजेंसियां हैं उन्हें अगर सिर्फ विपक्ष को बर्बाद करने, उनका दमन करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा बुरी गत उनकी होने वाली। ईडी के कामकाज को लेकर डॉक्टर साहब हम और आप कई बार बातचीत कर चुके हैं, हम सब लोग कर चुके हैं कि कितने फीसदी उसका फैसलों तक पहुंचाने का अनुपात है, उसकी जो कामकाज की प्रणाली है, कितने मामलों में सजा करा पाते हैं, कितने मामले सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ। आज भी एक बार फिर ये साबित हो गया। दूसरा मुद्दा आपने बहुत सही याद दिला दिया, शुरू में आप उसे जोड़ना भूल गए थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो पहले नेहरू जी के नाम था उसे प्रधानमंत्री कर दिया गया। डॉक्टर साहब, भोंपू मीडिया ने, झूठ और नफरत के हरकारों ने घंटों बहसें चलाई थी कि 51 बक्स से 51 कार्टून भरकर सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरू के दस्तावेज उठा ले गई। पूरा आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से, 10 साल से इस झूठ को फैला रहा था। और मजेदार बात देखिए डॉक्टर साहब, विडंबना देखिए, सवाल किसने पूछा? पार्टी के ही सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्हीं की सरकार, उन्हीं का सांसद, उन्हीं का मंत्री साफ लिख रहा है, ये जो लाल घेरे में अंडरलाइन हम दिखा रहे हैं, कि ऐसा एक भी दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय से गायब नहीं, अवैध रूप से वहां से कोई चीज नहीं हटाई गई। डॉक्टर साहब, ये पूरी विचारधारा, उसका जो पितृ संगठन, उसका जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री, इनकी पूरी जमीन सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा दोहराता हूं कि अब इनके झूठ की उम्र सिर्फ 5 थी। अदालती मामलों में 10 साल भले लग गए, बाकी के इनके झूठ तो 5 मिनट में बेनकाब हो जाते हैं। एक और मजेदार बात हुई है आज, जिस पर हमें अभी बात करना ही है। मनरेगा में से गांधी जी का नाम हटाने को, राम जी को लेकर आए। ये राम की आड़ में खड़े होकर श्री सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक सच्चे हिंदू, जिसकी मृत्यु के समय जिसकी जिह्वा पर हे राम शब्द था, उसका नाम मिटाने के लिए राम की आड़ में खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसके आगे की इनकी जो योजना है उसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। शकील साहब ने वो आशंका जता भी दी है। बहुत जल्द अगर ये सत्ता में बने रहे 5-10 साल और, तो हो सकता है महात्मा गांधी की तस्वीर हमारी मुद्रा पर से हटा दी जाए और अंतिम तौर पर राजघाट भी इन्हें बहुत खटकता है। दुनिया के किसी भी देश से आने वाला मुखिया अगली सुबह राजघाट चला जाता है। कैसे छाती पर पत्थर रखकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस दृश्य को बर्दाश्त करते होंगे, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो हो सकता है किसी दिन इन सनकियों की भीड़ से हम राजघाट को भी ध्वस्त होते हुए देखें। इससे पहले कि ये ऐसा कर पाए, इस देश को चेत जाना चाहिए। अंतिम बात, डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष के लिए नहीं कहा। प्रियंका गांधी का शब्द था व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह। वो पक्ष के लिए नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए था। और ये कोई रॉकेट साइंस की पहेली नहीं है कि वो सनकी व्यक्ति कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी, उनके धतकर्म देश के सामने बहुत खुलकर आ गए हैं। देश को अब समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ गांधी के ही दुश्मन नहीं है, ये पूरी तरह भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, आजादी की लड़ाई, उसकी विरासत, उसके प्रतीक, उसके नायकों, महानायकों, सबको नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर लेकर आए हैं। जी डॉक्टर साहब। जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो तीन मुद्दे अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो जी राम जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय हो, और इन सब को देखा जाए। एक मामला और भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, जो थोड़ा भटक रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत वहीं से आपसे भी, ये ईडी को इस मामले में आप कैसे देखते हैं? और आएंगे जी राम जी पे, आप कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलिए। देखिए, ये सही कहा प्रशांत जी ने कि मतलब बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का फैसला कोई कोर्ट दे पाया है। और इसका अर्थ ये है कि वो स्पाइनलेस वाला जो सिचुएशन है वो है नहीं। लोग जो है अभी मतलब एकदम निराशाजनक जो माहौल था, उसमें एक इसको देखना चाहिए कि रे ऑफ होप के रूप में, एक आशा की किरण के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि ये अभी आप कोर्ट से, मतलब कोई भी कोर्ट, मतलब ये एक तरह से डन डील माना जाता है कि कोर्ट से तो कुछ उनका होने वाला नहीं है। अभी तो एसआईआर का मामला देख ही रहे हैं ना, जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार अवैध बनने दी और उसके बाद कहा कि सरकार अवैध है, ये तो अवैध भी बताएंगे या नहीं मालूम नहीं। तो इस तरह ये इस मामले में पक्का हो गया। एक तो है कि नेचुरल बताया ना, वो जो अभी आपने दिखाया, सही दिखाया अभिषेक मनु सिंघवी का, कि ये कोई कहीं पैसा ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इधर से उधर हुआ ही नहीं, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मतलब वर्ड का भी कम से कम सम्मान करते तो वो उन्होंने नहीं किया। तो वो दिखाया, मतलब हमको लग रहा है कि एक तरह का एक पॉलिटिकल इशू को इस तरह से अदालत ने कम से कम मतलब उसको उन्होंने वहीं दबा दिया है। मतलब उनकी जो कोशिश थी उसको ब्रेक लगा दिया। एक बहुत बड़ा एक तरह से समझे कि एक पॉलिटिकल डिसीजन ही था उनका कि इसका जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी और सरकार चाहता है, तो वो सरकार को उसको ये मौका नहीं दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब लोकतंत्र के पक्ष में इस फैसले को बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। दूसरा सवाल जो है, दूसरा जो इशू इम्पोर्टेंट मुझको सब लोगों ने कहा, ये देखिए पूरा एक डिजाइन के रूप में चल रहा है। जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके रूट्स क्या हैं वो लोगों को आपको बताना चाहिए। वो बहुत एक सामंती समाज में, जिसमें कि ऊंची जातियों का वर्चस्व है, एक औपनिवेशिक विरासत में जहां पर कि जमींदारी प्रथा थी, उसके बाद जो कैपिटलिज्म का जो स्वरूप आया, वो उसके एक विषम समता, जो एकदम असम समाज, विषम समाज में, उसमें ये जो मनरेगा जैसे जो कदम है वो काफी आंदोलन के बाद आए। मतलब इसके रूट्स आप 1975 में जो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स है, वहाँ रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम है वहाँ देख सकते हैं। अब माहौल जरा सोचिए कि उस समय कितना आंदोलन चल रहा था। इसके पहले रूरल एरियाज में नक्सलाइट मूवमेंट, सीपीआई का मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, सब इस तरह के अधिकार जो है कि वो मुक्त हो, सामंती शोषण से उनको मिनिमम वेज मिले, उन पर ये दबाव ना रहे कि उनको काम करना है खेत में, चाहे जितना भी वेज मिले। ये सारा कुछ के खिलाफ को आप देखेंगे। और यूपीए में जब लेफ्ट के समर्थन से, आपको याद होगा कि किस तरह से ये मनरेगा वगैरह की योजना बनी, उस पर लेफ्ट का, एनजीओ का, सबका प्रभाव था। तो एक जो प्रोग्रेसिव मार्च टुवर्ड्स चेंज था, एक फ्यूडल सोसाइटी को, एक एक्सप्लॉयटेटिव रेजिम को जो रूरल एरियाज में मौजूद था, उससे मुक्त कराने का ये योजना मनरेगा थी। गारंटीड आपको वो भी देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को समझना जरूरी है। पंचायत तय करती थी कि कौन सा काम होगा। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लेवल पे लोगों को एम्पावर, मतलब उनका पावर था कि खुद ही तय करना है कि किस तरह से हमको कौन सा काम कराना है। अब कई बार हुआ ऐसा कि तालाब है, सूखा हुआ तालाब, उसको उन्होंने रीजनरेट कर लिया, उसको पानी उसमें ले आए मनरेगा की जगह। उनको लगा ये कि ये जो रोड है कच्ची
उसको जो है हम बना ले पक्का। ये सब मनरेगा काम किया। मनरेगा ने जो रूरल जो डेवलपमेंट आप कहते हैं उसको रूरल लोगों के ये से के इमेजिनेशन के हिसाब से बनाया। दूसरा कि 100 मतलब इतने गारंटी, मतलब जब उसने मांगा काम तो आपको काम देना है। ये एम्पावरमेंट है कि आपका राइट टू एम्प्लॉयमेंट का पावर मिला हुआ। और उसके बाद वो उसको जरूरी नहीं, मिनिमम वेज बढ़ गया क्योंकि मिनिमम वेज, अच्छा औरतों का मर्द का जो अब वेज में फर्क था वो भी खत्म हो गया क्योंकि दोनों को बराबर वेज मिलने लगा। तो ये जो रूरल एरियाज में जो चेंजेज आ रहे थे मनरेगा की वजह से, अच्छा उसमें ये भी था कि काम के हिसाब से अब बजट आपको देना होगा। ये नहीं कि आप बजट तय करेंगे उसके हिसाब से काम। अब ये सारा चेंज हो गया। ये जो नया बिल में जो होगा ये चेंज होने वाला है कि काम वो तय करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी प्रोजेक्ट्स को, पैसा जो है वो एलोकेट करेगी लिमिटेड में। और उसके बाद भी है कि स्टेट्स को देना है। वो स्टेट था कि स्टेट को देना ही नहीं था, जो अनस्किल्ड वेज था उसके लिए स्टेट को कुछ भी नहीं देना था। तो उन्होंने एक साथ जो पंचायती लोकतंत्र है, पंचायत ग्रामीण इलाके में जो लोकतंत्र का सशक्तिकरण हुआ था उसको अटैक किया है। उसके बाद उन्होंने फेडरल जो ये पावर फेडरलिज्म पर अटैक किया है। और दूसरा है कि एम्पावरमेंट जो था, इसके लिए आपको जो लोगों को याद दिलाना चाहिए कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए या उनको उनसे सामंतों के शोषण से मुक्त करने के लिए गोलियां चली। और यही मुख्य मुद्दा था कि हम जो है काम नहीं करेंगे आपके खेत पर और हमारी बहू बेटियों से आप ये नहीं करेंगे, मतलब बदसलूकी नहीं करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। यही नक्सलाइट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, सामाजिक न्याय, सारा मूवमेंट, इसके बाद ये सब चीजें हासिल हुई। और इसको एक तरफ सिर्फ नाम बदलने से मत देखिए, ये पूरा एक लोकतंत्र पर प्रहार के रूप में। और दूसरा है क्या कि गांधी जी अब ये इतना पावरफुल हो गया, ये इतना इम्बोल्डन हो गया बिहार के चुनाव के बाद कि वो उसकी ताकत ये हो गई कि अब महात्मा गांधी पर भी प्रहार कर सकते हैं। उसके नाम को भी मिटाने का, वो जो लोक कल्याण मार्ग जैसा नाम या कोई औरंगजेब रोड का नाम चेंज करना है, उसी तरह से अब गांधी जी भी नेहरू को तो अटैक कर ही रहे थे, अब गांधी जी को भी अटैक करा। ये जी राम जी का अब जरा पूरा देखे, वीबी जी राम जी जो है ये कितनी मेहनत से, इसका मतलब किस तरह से आजीविका मिशन, फलना, ग्रामीण रोजगार, सब चीज डाल करके हमको लग रहा है कि इसमें कम से कम 5-6 महीना किसी जो उनका ये मतलब एक दिन का किस सनक का ये नहीं है, बल्कि मेहनत करके एक नाम लाया जिसमें जी राम जी लाया जा सके गांधी जी को रिप्लेस करने के लिए। तो ये कॉमनल योजना के तहत हुआ। लास्ट पॉइंट नीतीश जी के बारे में। नीतीश जी ये कारनामे जो है जिसको कर्तव्य आप कह सकते हैं या आप भटकना कह सकते हैं, बुढ़भस भी हमारे यहाँ बोला जाता है, वो इसका कई उदाहरण पेश कर चुके हैं। और देखिए स्किल देखिए ये का बीजेपी का कि उनको रख करके सामने उसने सत्ता हासिल कर ली। और वो जो है मीडिया और ये सारा कुछ उसको किस तरह से कितना तरीके से उनको इसको ढक पाया। ये तो 2-3 साल से चल रहा है उनका इस तरह का मतलब बदसलूकी महिलाओं का साथ कभी कर लिया, कोई आचरण इस तरह का जिससे लगता है कि उन जो है मानसिक रूप से भटक गए हैं। तो वो चालू है और उसको टिकाए हुए है वो ये सरकार या वो पार्टी जो कि संस्कृति और क्या क्या फलना। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है ये जिससे मुसलमान वर्ग कम्युनिटी को भी आहत होना चाहिए, होने के लिए बनता है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। मतलब एकदम मतलब इस तरह का सम्मान सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं बल्कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी एक तरह का अपमान है, क्योंकि इतना इसका अर्थ है कि वो खो चुके हैं अपना जो अपनी जो सेंसिबिलिटी आप जिसको आप कहते हैं कि संवेदना या जो मानसिक हालत वो मतलब उनकी ठीक नहीं है, कि उनको ये भी समझ में नहीं आया कि जो महिला है सामने वो एक खास वर्ग से है और किसी खास वजह से उसने अपना चेहरा ढका हुआ है और उसको जिस तरह से उन्होंने खींचा और सब लोग हंस रहे हैं, ये भी उससे दिखाता है जो दिवालियापन है। आप देखिए कैसा है, सब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है
साथ में सब लोग हैं और उस तरह से सब हंस रहे हैं। मतलब कितना गंदा, मतलब बहुत ही अश्लील किस्म का प्रदर्शन है ये जो चित्र दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। ये हरकत बहुत क्या बताया जाए, कितनी इसकी भर्त्सना की जाए, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और अब नीतीश कुमार को समझना होगा, या तो सत्ता के मद में कि 10वीं बार मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो जो चाहूँगा सो करूँगा, किसी को माला पहनाऊँगा तो किसी के हिजाब को खींचूँगा, ये हरकत ठीक नहीं है। इनकी हरकतें बहुत कुछ हम लोगों ने देखी हैं। राष्ट्रगान के समय आप कुछ और करने लगते हैं, बहुत कुछ, क्या क्या गिनाऊँ क्या क्या छोड़ूँ, लेकिन बहुत कुछ है। और ये सोचना होगा नीतीश कुमार को, ये सोचना होगा नरेंद्र मोदी को भी। नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, उसी की उसी पार्टी से हैं, उसी एनडीए में हैं, उसी घटक दल हैं ये। तो इनको सोचना होगा, इनके साथ साथ और बिहार के लोगों को भी, इस देश की जनता को भी, जो लोग इनको वोट देते हैं उनको भी, कि हमारा नेता क्या कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन आते हैं फिर इधर संसद की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को रिप्लेस करने की कोशिश में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी, या बीजेपी यहाँ गांधी का नाम दो अक्षर गांधी में है, अगर उसमें बिंदी आधा ना जिसको कहते हैं उसको भी लगा लें तो आधा और 2.5 अक्षर कह लें, लेकिन क्या ये 2.5 अक्षर इतना कमज़ोर है? महात्मा गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, क्या इतना कमज़ोर है? नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में, उनकी पार्टी को आने वाले समय में शायद पता चल जाए। लेकिन अमलेंदु जी, ज़रा आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, ये जो केस है, इस केस के बाद कितना मजबूत और उत्साहवर्धक ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो आज जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसको विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसके लिए क्या ये संजीवनी इसे माना जाए, जिसमें आप 12 - 12.5 साल से आप लगातार लगे हुए थे। हालांकि एक और एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो भी, और जब ये नहीं टिका तो वो क्या टिकेगा। और ऐसे भी जैसे प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका गांधी के बयान को आपने देखा ही, अभी हमने दिखाया था। आपके विचार इस पे? देखिए राजीव जी, ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत निश्चित तौर पे है, और जिसके जरिए जो था वो प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। और राजीव जी, हर अपराधी जो है जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो इसी तरीके का काम किया करता है। और आज पवन खेड़ा ने सीधे सीधे राजीव जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेके कहा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जो है, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं, बोले सरकार तो ऐसे काम नहीं करती है। लेकिन ये 2 लोग जो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने जो काम किए थे उसकी आज कली खुल गई है और सत्य की जीत हुई है। तो यानी राजीव जी, अब सीधे सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और विपक्ष भी ये समझ रहा है कि ये सरकार नहीं बल्कि इस सरकार को 2 लोग चला रहे हैं, और 2 ही लोग, ये जितने भी सारे अपराध सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनके लिए अपराधी हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ये राजीव जी आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा की तरफ से की गई उसमें भी ये बातें साफ तौर पर कही गई। अब ये साफ है राजीव जी कि अब जब सीधे सीधे कांग्रेस हमलावर होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, और जैसा कि शकील जी पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी के अंदर भी अब ये बात चल रही है कि अगर चुनाव ज्ञानेश कुमार को ही जिताने हैं तो नरेंद्र मोदी ही क्यों। तो राजीव जी, अब ये चीजें बीजेपी के अंदर भी काफी कुछ हलचल पैदा करेंगी, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब और ताकत के साथ इनका जवाब देने के लिए मैदान में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अब ये देखना है कि बीजेपी आगे क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है राजीव जी कि अब न्यायपालिका भी जो है शायद वो लोया सिंड्रोम से बाहर निकल रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि अब वो खतरा जो है या भय जो लोया सिंड्रोम था उससे थोड़ा थोड़ा न्यायपालिका बाहर निकलना शुरू हुई है, और चीजें अगर हुई हैं तो ऊपर तक जाएंगी। न्यायपालिका भी बहुत से खतरे जो उसके ऊपर थे उससे भी शायद मुक्त होना चाहेगी, क्योंकि छवि राजीव जी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की बिगड़ रही है। सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम जो निचली अदालतें उन तक के ऊपर जो तमाम सवालिया निशान लगने लगे। लेकिन ये निश्चित तौर पे राजीव जी अब इसमें तारीफ की जा सकती है जज साहब की, लेकिन मुझे लगता है कि तारीफ जज साहब की ये फैसला देने के लिए नहीं बल्कि ये हिम्मत दिखाने के लिए कि उन्होंने कानून सम्मत जो है वो आदेश दिया। तो ये इसके लिए जो है कि मतलब उन्होंने कानून सम्मत काम करने का
हौसला दिखाया, इसके लिए उनकी तारीफ निश्चित तौर पर की जा सकती है, तो वो उन्होंने अपना किया। अब इसके बाद राजीव जी मुझे लगता है कि और तेजी के साथ कांग्रेस जो हमलावर होगी, और जो 14 तारीख को रैली हुई कांग्रेस की रामलीला मैदान में, उससे भी एक चीज समझ में आ गई थी कि कांग्रेस जो है वो अब फ्रंट फुट पर ही आकर खेलेगी और नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ये सनक जो है वो सनक जो है आपकी वो दिखाई पड़ती है, तो राजीव जी सनक नहीं, ये पागलपन है। और हो सकता है कि पागलपन से भी आगे बढ़कर कहा जाए कि मोहम्मद तुगलक से जो है टक्कर लेने की कोशिश जो है वो दिखाई पड़ती है। कि मोहम्मद तुगलक का इतिहास में जिस तरीके से नाम लिखा जाता है, तो चमड़े का सिक्का मोदी जी का भी चले तो मोहम्मद तुगलक के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी जो है वो याद किए जाएं इतिहास में। तो ये इतिहास पुरुष बनने की जो है ये मतलब एक तरीके से कहा जाए व्यथा जो है वो दिखाई पड़ती है कि किसी तरीके से इतिहास पुरुष बन जाएं, और जब मोहम्मद तुगलक को पढ़ा जाए तो नरेंद्र मोदी को भी पढ़ा जाए। ये हो सकता है, ये हो, चूंकि प्रियंका गांधी तो कह रही है किसी की सनक जो है। लेकिन राजीव जी इसके जरिए एक बात समझ में आ गई कि अब जो अभी तक मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात कही जाती थी, और उसका फिर बदल कर दिया गया था कि मुंह में क्या राम और दिल में नाथूराम। तो ये मुंह में राम और दिल में नाथूराम जो थे, वो दिल में नाथूराम वाले भी जो हैं अब वो जुबान पर आने लग गए हैं, और पॉलिसीज में वो नाथूराम दिखाई पड़ने लग गए हैं। ये भी समझा सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि ये संघर्ष राजीव जी आगे बढ़ेगा और इतना आसान नहीं है। कबीर ने तो कहा था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन गांधी का 2.5 अक्षर जो है वो इस लोकतंत्र की बुनियाद है राजीव जी, और इस संविधान की बुनियाद है। उसको ये 100 साल से जो गांधी से लड़ने की कोशिशें करते रहे हैं ये हाफ पैंट वाले, ये राजीव जी इतनी आसानी से नहीं लड़ पाएंगे। गांधी को मारकर भी ये नहीं लड़ पाए राजीव जी, तो अब इन टोटकों से काम चलने वाला नहीं है। कुछ और जुगत करें, अभी उनको कई हजार साल जो है वो गांधी से लड़ने में निकालने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन ये मनरेगा से गांधी को हटाने के पीछे जो साजिश है, इसके बारे में विपक्ष के लोग या संसद के अंदर संसद के बाहर जो आज विरोध हो रहा था, शकील जी क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग, और कहां तक जाएंगे इस लड़ाई को, कहां तक कांग्रेस लेके जाने वाली है? पूरी रूपरेखा शायद तैयार हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया है। ज़रा आप बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना। अभी तक पिछले 11-12 साल में इतना बड़ा अटैक गांधी के ऊपर नरेंद्र मोदी ने हिम्मत नहीं की थी करने का, और आज वो करके दिखाया है। ये अटैक माना जाएगा गांधी के ऊपर, कैसे देखा जाए, और क्या तैयारी है विपक्ष की? क्या कुछ आपके पास खबर है? विपक्ष पूरी तरह एक्टिव है। कांग्रेस का भी हमने आपको बताया कि 3 दिन के लिए उसने व्हिप जारी कर दिया है कि सारे सदस्य मौजूद रहें दोनों सदनों में, जो जिस सदन का है। और अभी अभी कांग्रेस ने बताया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 11 बजे से संसद शुरू होगी, उससे पहले 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस जो है हर तरह से तैयार है। आज जब प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया, उसके बाद जब सारे सदस्य बाहर निकले, तो आमतौर पे ये होता है कि 11 बजे से पहले 10:30 बजे नई संसद के मकर द्वार पे प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज संसद से निकलते हुए प्रदर्शन किया गया, और सबके हाथ में, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर पहुंच गए थे, उससे पहले अभी नीचे की तस्वीरें दिखेंगी, गांधी की तस्वीरें लेके सारे लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये कांग्रेस हर मोर्चे पे लड़ रही है। जो रामलीला मैदान की रैली हुई, मैसेज वहीं से गया, राहुल गांधी ने वहीं से मैसेज दिया था, और वही मैसेज जो है अब उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी आपने बताया कि ये जो मनरेगा से नाम हटा के गांधी के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया गया, सही बात है। लेकिन अभी जो हमने इससे पहले कहा कि गांधी जी की प्रतिमा को, ये जो आप जहां दिखा रहे हैं, इसी के सामने गांधी जी की प्रतिमा होती थी जी। ये जो मकर द्वार दिखता है, जहां से अभी दिखेगा, उसके सामने गांधी की प्रतिमा होती थी यहाँ पे। उसको हटा के जो पीछे ले जाया गया, इससे बड़ी साजिश कोई हो नहीं सकती। हम जब भी सत्र शुरू होता है, जितनी बार भी समय मिलता है, हम जाते हैं, वो हर बार जाके लिखते हैं, वो हर बार नया फोटो जो है डालते हैं।
ये मकर द्वार है, ये वाला सामने अभी दिखाता जो, जी। और ये पुराना गेट था। तो कोई नहीं होता है ये मकर द्वार, ये जो आप मकर द्वार की बात कर रहे हैं नए, उसमें ये मकर द्वार है जी। ये मकर द्वार है, इसके ठीक सामने जो है पुराना ये वाला गेट है, यहां से पहले अंदर जाते थे ये सामने आमने सामने है जी। और वहीं बिल्कुल साथ में गांधी जी के अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। गांधी और अंबेडकर दो महान नाम, उन दोनों को इन्होंने निर्वासित कर दिया। तो ये गांधी को वहां से हटाना इसीलिए था कि जो हमने बच्चों का बताया, जो महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, दुनिया भर के विदेशी लोग आते हैं, सब आते हैं, सबसे पहले गांधी जी के पास जाते थे। अब कोई नहीं जाता, मालूम ही नहीं है गांधी जी हैं किसी को। वहां कोई पत्रकार नहीं पहुंचता, कोई सांसद नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता। हम बता रहे हैं आपको कि हर बार हम वहां जाते हैं, जितने दिन संसद चलती है, जब भी टाइम मिलता है वो जाके फोटो खींचते हैं, इसीलिए कि लोग देख सकें कि देखो यहाँ कोई नहीं है, गांधी जी अकेले निर्वासन में खड़े हुए। तो गांधी जी का नाम इन्होंने जो हटाया है इससे, मनरेगा से, ये मनरेगा जो है राजीव जी एक बहुत बड़ी योजना थी। इसको विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना कहा जाता है। और 2004 में कांग्रेस जीती, सरकार बनाई, और 2005 में इसको सोनिया गांधी ले आई। सिर्फ 1 साल के अंदर, सितंबर में पास करा लिया था, जुलाई अगस्त में सरकार बनी थी। और ये सोनिया गांधी का पूरा कॉन्सेप्ट था। ये कांग्रेस में भी इसका विरोध हुआ था, हम आपको बता दें, मंत्रियों ने भी विरोध किया था, खर्चा बहुत था इसका, लेकिन सोनिया गांधी के सामने कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बदल देगी, ग्रामीण लोगों की जिंदगी बदल देगी, और वही हुआ। हम आपको एक बात बताते हैं, एक बड़े कारपोरेट, ये आज के वाले नहीं, जो हैं जो बन गए हैं 2-3 पुराने खानदानी, उन्होंने कुछ समय पहले जब मोदी जी की सरकार आ गई थी उसके, तो एक कभी बैठने उठने के दौरान बताया कि हमारा जो सामान गांवों में जाता था, गांवों में जो बिक्री होती थी, वो सब खत्म हो गई। हम लोगों को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जी। क्यों? क्योंकि मनरेगा को पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया, और मनरेगा से गांव वालों के पास पैसा आता था। ये जो टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, कोल्ड ड्रिंक और रोजमर्रा की चीजें जो आप शहरों में देखते हैं, वो गांवों में बिकने लगी थी सारी की सारी। कपड़े रेडीमेड बिकने लगे थे, लेकिन अब पैसे ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा था उस टाइम, वो भी चले गए थे मोदी जी के पास, सब चले गए थे। तो हमने कहा मोदी जी तो आपके बहुत बड़े लोगों में से हैं, वो देश के बहुत प्रमुख घराने में। हमने कहा मोदी जी तो आप लोगों के दोस्त हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं आप लोगों के, आप कहते क्यों नहीं है? तो उस वक्त कहने सुनने की थोड़ी स्थिति थी, कल कहते हैं मगर सुनते नहीं है। अब सुनने लगेंगे शायद, हमें लगता है। अब जो नया परिवर्तन आया है, जो आज राहुल गांधी की रैली हुई रामलीला मैदान से, जो ये राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है, अब शायद मोदी जी जो है सुनने लगेंगे। बहुत सारी बातें हुई, अमेरिका की बात हुई, और 240 सीटें आई, सुनने लगेंगे। तो ये जो स्कीम थी, इसने पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल दी थी। हम बहुत जाते थे गांवों में, देखते थे गांवों में लोगों के पास पैसा आने लगा था, आर्थिक स्थिति बदल गई थी, वो सब मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब क्या होगा कि इस नई योजना में कहा गया है कि अगर बजट खत्म हो जाएगा तो काम नहीं मिलेगा। पहले ये नहीं था, पहले ये था अगर लोग काम मांगेंगे तो केंद्र को बजट देना पड़ेगा जी। अब वो स्थिति नहीं है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। दूसरे एक घटना का और जिक्र हम करते, छोटी सी बात है कि जो अभी अभिषेक जिस एफआईआर का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि अभिषेक सिंघवी की एफआईआर, तो इसका जिक्र जो है संसद में अमित शाह ने किया था। उस दिन हमने बोला था कि एक आदमी को एफआईआर कर देगा तो वो कहेंगे देखो इस परिवार में तो एफआईआर हो गई। मतलब कोई प्राइवेट आदमी जाके किसी के खिलाफ एफआईआर कर दे, कोर्ट में एक इस्तगासा पेश कर दे, तो वो उसको संसद में बताते हैं। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है शकील जी। एक दूसरा है जो शिकायत दर्ज कराई गई है कोर्ट में, वो दूसरा ये है कि सोनिया गांधी की नागरिकता से पहले उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था, वो मामला है। और ये दूसरा है, ये इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो एजेएल का मामला है उसमें। तो ये कोई भी मामला हो तो इसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर देंगे, उनके साथ में गोदी मीडिया है पूरा का पूरा,
जी, कि 12 साल से 13 साल से मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया था कि सोनिया और राहुल ने बहुत नेशनल हेराल्ड का जो आईटीओ पे ऑफिस है, हमें याद है 4 या 5 साल पुरानी, 4 साल हुए होंगे, वहां छापा पड़ गया था, सील लगा दी गई थी वहां। बिल्कुल, हम गए थे, वो भी हमने फोटो खींचा था, वो भी उस टाइम लिखा था और डाला था। 3-4 साल की बात होगी वो। नेशनल हेराल्ड पे छापा मार दिया था उन्होंने, सील लगा दी थी, बंद कर दिया था उसको, नेशनल हेराल्ड को उन्होंने। और वो नेशनल हेराल्ड जो आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुखपत्र था, नेहरू ने क्यों निकाला था, थोड़ा सा बता दें 2 लाइन में हम। नेहरू ने नेशनल हेराल्ड क्यों निकाला था? शायद 1937 की बात है आसपास ही। सारे अंग्रेजी अखबार उस टाइम अंग्रेजों की बात कर रहे थे, आजादी का विरोध कर रहे थे। जैसे आज का मीडिया है, ऐसे उस टाइम का मीडिया था, खासतौर से अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार और क्षेत्रीय अखबार थोड़ा आजादी का आंदोलन का साथ दे रहे थे। तो उस वक्त नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला था। और नेशनल हेराल्ड कोई ऐसा वैसा अखबार है, ऐतिहासिक अखबार है। उसके बाद में भी उसने भारत में पत्रकारिता के इतिहास में नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वहां जो संपादक हुआ करते थे वो कांग्रेस के खिलाफ लिखते थे। वहां नेहरू जो है उनके साथ लंच करने के लिए जाके बाहर इंतजार करते थे कि मालूम पड़ता था कि संपादक जी अभी जो है एडिटोरियल लिख रहे हैं। पत्रकारिता को जो आजादी नेहरू ने दी, उसका इंदिरा गांधी ने भी दी। इंदिरा गांधी के पास उनके मंत्री आके शिकायत करते थे कि साहब हमारा अखबार हमारे खिलाफ लिखता है। इंदिरा गांधी जी कहती थी कि मैं एडिटोरियल के मामले में दखल नहीं कर सकती। उस अखबार को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों से वो लड़ा था और आज उनको मोदी के साथ भी लड़ना पड़ा है। तो राजीव जी, ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और ये भी महत्वपूर्ण फैसला है जो मोदी जी ने किया है, मनरेगा का नाम हटा के। ये उनको बहुत उल्टा पड़ने वाला है। गांधी को मिटाना इतना आसान नहीं है, वो पूरी कोशिश करेंगे। और जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा, बहुत सही कहा कि ये जो बुलडोजर संस्कृति लाए हैं, बुलडोजर राजघाट में पहुंचाएंगे, राजघाट की जमीन कम करेंगे। ये कि राजघाट के पास बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाके को काट छाट किया जाए, करने दीजिए, देखते हैं देश की जनता किस तरह रिएक्ट करती है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश की जनता, भाई लोकतंत्र है, सत्ता पर कौन काबिज होगा ये देश की जनता तय करती है। अब वहाँ भी चोरी होने लगे, वोट चोरी होने लगे, अलग बात है, लेकिन आज न कल इस पे रोक तो लगेगी। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं कि गांधी के ऊपर सीधा हमला, महात्मा गांधी के ऊपर, और क्या गांधी को अभी तक किसी